और जय जोहार। कैसे हो आप लोग? आज के इस महत्वपूर्ण ई क्लास के अंतर्गत प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम सरमपुरी वंश के शासकों का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सरमपुरी वंश के शासक जो है दक्षिण कौशल क्षेत्र पर 5वीं से 6ठी शताब्दी तक शासन किए हैं। कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा? 5वीं से 6ठी शताब्दी तक। आइए देखते हैं इनकी कौन कौन से राजधानी थी जहां से अपने शासन को संचालित किया करते थे। तो सरमपुरी वंश के शासक जो है 3 प्रशासनिक राजधानी निर्माण किए थे। उनमें से पहला प्रशासनिक राजधानी था इनका सरभपुर, और सरभपुर को राजधानी बनाने वाला सरभपुरी वंश के शासक सरभराज जी हैं। सरभराज तो सरभराज ने ही सरभपुर की स्थापना किया और उसको अपनी राजधानी बनाया। अब देखते हैं वर्तमान में इसका भौगोलिक स्वरूप क्या है, किस क्षेत्र को सरभपुर कहा गया है। तो इसके संदर्भ में अलग अलग इतिहासकार और लेखकों का अलग अलग मत है। एक मत के अनुसार से इसे मल्हार मानते हैं, और मल्हार का समीकरण बैठाने वाला इतिहासकार है डॉक्टर श्याम कुमार पांडे जी। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे इसे क्या मानते हैं? मल्हार मानते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है वो सरभगढ़ है। सरभगढ़ जो है उड़ीसा के अंतर्गत आता है, और इसका जो समीकरण कौन बैठाते हैं? पंडित लोचन प्रसाद पांडे, जो इतिहासकार और साहित्यकार दोनों है। लोचन प्रसाद पांडे जी, लोचन प्रसाद पांडे जी जो है सरभगढ़ को क्या मानते हैं? सरभपुर मानते हैं। तीसरा क्षेत्र है जिसको कहते हैं संबलपुर। संबलपुर से इसका समीकरण बैठाने वाला जो इतिहासकार है कनिंघम महोदय। कौन, किसने बैठाया? कनिंघम ने। संबलपुर किसे कहा? सरमपुर को कहा। चौथा क्षेत्र है सिरपुर, और सिरपुर का समीकरण बैठाने वाला जो व्यक्ति है, लेखक है, वो पी.एल. मिश्रा जी। तो इस प्रकार से अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मत है सरमपुर को लेकर। मल्हार कौन मानते हैं? डॉक्टर श्याम कुमार पांडे जी मानते हैं। सरभगढ़ कौन मानता है? लोचन प्रसाद पांडे जी मानते हैं। संबलपुर क्षेत्र इसे कौन मानता है? कनिंघम होता है। और सिरपुर का समीकरण कौन बैठाता है? पी.एल. मिश्रा। तो एक राजधानी ये हो गई। अब देखते हैं हम दूसरी राजधानी कौन था सरमपुरी वंश के शासक का। तो दूसरी राजधानी था प्रसन्नपुर। प्रसन्नपुर, और प्रसन्नपुर को राजधानी बनाने वाला शासक है प्रसन्नमात्र। प्रसन्नमात्र और प्रसन्नपुर को वर्तमान में मल्हार से समीकरण बैठाते हैं। मल्हार ही क्या चीज है? प्रसन्नपुर। तो ये दूसरी प्रशासनिक राजधानी, और किसने बनाया? प्रसन्नमात्र ने इसकी स्थापना किया और उसे अपनी राजधानी भी घोषित किया। तीसरी इनकी राजधानी रही जो है सिरपुर, और सिरपुर को राजधानी बनाने वाला शासक है प्रवरराज प्रथम। प्रवरराज प्रथम जो है इसको अपनी राजधानी बनाई। इस प्रकार से सरमपुरी वंश के शासकों की 3 प्रशासनिक राजधानी थी। पहला है सरमपुर, इसको स्थापित करने वाला शासक है सरभराज। बिल्कुल क्लियर है युग, समझ में आ गया? पहला कौन था? है सरमपुर। कौन, किसने बैठाया? सरभराज ने। दूसरा जो है सरभगढ़, और सरभगढ़ को दूसरा जो है इसका प्रसन्नपुर, और प्रसन्नपुर को राजधानी बनाने वाला शासक है प्रसन्न मात्र। समझ में आया दीपक? और तीसरा है सिरपुर, और सिरपुर को राजधानी बनाने वाला प्रवरराज प्रथम है। ठीक है पंकज? तो इस प्रकार से ये 3 राजधानी हमको मिलती। के प्रशासनिक राजधानी के बाद हम आगे बढ़ते हैं इनका शासन क्षेत्र में। तो इस वंश के शासक जो है दक्षिण कौशल से शासन करते थे। किस भूभाग से? दक्षिण कौशल से। तो सरमपुरी वंश का जो शासन क्षेत्र था वो दक्षिण कौशल को माना जाता है। इसके अंतर्गत सरभपुर आता था, सारंगढ़ क्षेत्र आता था उस समय, संबलपुर क्षेत्र भी इसी में शामिल था जहां से इनके शासक शासन किए हैं, सिरपुर क्षेत्र था, और प्रसन्नपुर मल्हार क्षेत्र था। प्रसन्नपुर या मल्हार, ये भौगोलिक विस्तार था इनके शासकों का। अलग अलग शासक जो है अलग अलग क्षेत्रों से शासन को संचालित किए। आइए देखते हैं इस वंश का संस्थापक कौन था। तो इस वंश का संस्थापक जो है सरभराज को माना जाता है। किसे माना जाता है? सरभराज जो है इस वंश के संस्थापक थे। और इससे पहले सरभराज जो है वाकाटक नरेश, प्रवरसेन
प्रथम का सामंत था। किसका सामंत था? वाकाटक नरेश प्रवर सेन का ये सामंत थे और इनकी मृत्यु के बाद अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया और स्वतंत्र सरमपुरी वंश का स्थापना किसने किया? सरभराज ने। और सरभराज ने ही सरमपुर को अपनी राजधानी बनाई। अंतिम शासक देखते हैं तो इस वंश का अंतिम शासक है प्रवर राज द्वितीय, जिसे हम व्याघ्र राज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? व्याघ्र राज के नाम से जानते हैं इसके अंतिम शासक को। समकालीन शासक कौन कौन से हैं? तो इस वंश के समकालीन शासक जो है चक्रवर्ती गुप्त सम्राट आते हैं और दूसरा है वाकाटक वंश आता है। तो इस वंश का समकालीन शासक किसे माना जाता है? एक तो गुप्त वंश था और दूसरा था वाकाटक। ये प्रश्न बनते रहते हैं कि सरमपुरी वंश के शासक के समकालीन कौन है? तो वाकाटक वंश और गुप्त वंश इसके समकालीन माने जाते हैं। अब देखते हैं इनका धर्म। तो इस वंश के शासक जो है वैष्णव धर्म को पालन करते थे। कौन सा धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म को मानते थे। वैष्णव धर्म मतलब विष्णु जी के उपासक थे। किसके उपासक थे? विष्णु जी के उपासक थे। कौन से शासक? सरमपुरी वंश के शासक वैष्णव धर्म को मानते हैं। आइए देखते हैं इस वंश के शासक जो है कौन कौन से उपाधि को ग्रहण करते थे। तो वैष्णव धर्म को पालन करने की वजह से इस वंश के शासक जो है परम भागवत, कौन सा? परम भागवत, परम वैष्णव, ऐसे उपाधि धारण करते थे। और इसी के आधार पर पता चला है, इनकी उपाधियों के आधार पर ये कौन से धर्म को पालन करते थे, स्पष्ट पता चलता है। अब इसके अलावा महा का प्रयोग अधिकांश शासकों ने किया। महाजयराज, महामन्मात्र, महासुदेवराज। तो ये महा शब्द जो है किस वंश के शासकों की उपाधि थी? अपने नाम से आगे महा का प्रयोग करते। ऐसे भी छत्तीसगढ़ की परंपरा रही है, प्राचीन परंपरा, ज्यादातर जगह महाकाली, महादेव, महा शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में अगर भाषा को देखें तो इस शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा किया है। तो संस्कृति का भी प्रभाव रहा है कि महा शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है। राज मुद्रा देखते हैं तो इस वंश की जो राज मुद्रा थी वो गज लक्ष्मी थी। कौन सा है? गज लक्ष्मी को इस वंश का राज मुद्रा माना जाता है। आगे देखते हैं इस वंश के सिक्के। इस वंश के सिक्के, तो इस वंश के सिक्के जो है 3 शासकों का मुख्य रूप से प्राप्त हुआ है। पहला है संस्थापक सरभराज का और दूसरा है महेंद्र का सिक्के प्राप्त हुआ है और तीसरा है प्रसन्न मात्र का। इन 3 शासकों का अब तक सिक्के अलग अलग स्थल से प्राप्त हुआ है। सरभराज के सिक्कों की विशेषता रही कि इन्होंने प्राकृत भाषा को छोड़ करके संस्कृत भाषा में सिक्का का लेख अंकित कराया। ये प्रश्न बनते हैं, किस शासक ने संस्कृत भाषा के लेख को छोड़ करके, प्राकृत भाषा के लेख को छोड़ करके संस्कृत भाषा लेख युक्त सिक्के जारी किए थे? तो सरभराज को माना जाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट बना है, किस सरमपुरी वंश के शासक ने संस्कृत भाषा के लेख वाले सिक्कों का प्रचलन किया था? तो सरभराज को माना जाता है। इसी प्रकार से इस वंश के शासक महेंद्र का भी सिक्के चांदा और रायपुर से प्राप्त हुआ है। कहां से? चांदा। चांदा कहां भैया? महाराष्ट्र में। और रायपुर के यहाँ छत्तीसगढ़ से। तो 2 स्थान से इस वंश के शासक महेंद्र के सिक्के प्राप्त हुआ है। और तीसरा जो शासक है वो प्रसन्न मात्र है। और प्रसन्न मात्र जो है मल्हार से अपनी शासन व्यवस्था को संचालित किया था और यहां पर इन्होंने टकसाल भी बनवाया था। टकसाल, सिक्का डालने का कारखाना, टकसाल। इस कारण से प्रसन्न मात्र जो है सर्वाधिक सिक्के प्रचलन किए और इनके सिक्के किसके बने होते थे? सोने और चांदी की। ये भी प्रश्न बना है, सोने और चांदी की सबसे अधिक सिक्के को प्रचलन करने वाला सरमपुरी शासक कौन है? तो प्रसन्न मात्र है। और इसमें इसके जो सिक्के होते थे उसमें जो लिपि प्रयोग होता था वो पोटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग होता था। किस लिपि का प्रयोग हुआ है? इनकी सोने चांदी की सिक्के में
पोटिका शीर्ष लिपि के प्रयोग हुआ है। 116 सिक्का इनका प्राप्त हुआ है। किनका? प्रसन्न मात्र के 116 सोने की चांदी की सिक्के प्राप्त हुए। तो सर्वाधिक मात्रा में सोने चांदी की सिक्के प्रचलन करने वाला जो शासक है वो प्रसन्न मात्र है, और प्रसन्न मात्र ने टकसाल बनवाया था। कहां बनाया था? प्रसन्नपुर मल्हार से, और वहीं से इनके सिक्के बनते थे। सिक्कों की विशेषता था पोटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग है। और इनकी सिक्कों को देखा जाए तो बीच में जो है गरुड़ का चिन्हांकन होता था, और गरुड़ जो है किसका जो वाहक माना जाता है? विष्णु का। सिक्कों से ही पता चल गया कि वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और साइड साइड पर शंख और चक्र बने हुए थे। जो किनारे पर इसका क्या बना था? शंख चक्र जो है चिन्हांकित किए हुए थे। किसका? प्रसन्न मात्र के सिक्कों के मध्य में गरुड़ का चिन्ह था, और साइड में क्या था? शंख और चक्र बने हुए थे। किनारों पर शंख और चक्र के चिन्ह अंकित थे। किनके सिक्कों पर अंकित थे? प्रसन्न मात्र के सिक्के। तो इस प्रकार से 3 शासकों की हमको सिक्कों के बारे में जानकारी मिलता है। इस वंश का सरभराज ने पहले संस्कृत के सिक्के जारी किए। महेंद्र का सिक्का जो है चांदा और रायपुर से प्राप्त हुआ। इसके अलावा इनका भी जो चांदी का सिक्का जो है कहां से प्राप्त हुआ है? चांदा से प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र से इनके सिक्के प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ से भी इनके सिक्के प्राप्त हुए। किनका? प्रसन्न मात्र का। तो ये 3 प्रमुख शासक हैं जिन्होंने इस वंश के सिक्के जारी किए थे, जिसमें प्रसन्न मात्र महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने ढेर सारी सोनी चांदी के सिक्के जारी किए थे। उनका सिक्कों की संख्या वर्तमान में 116 है, और इनके सिक्कों में शंख चक्र और गरुड़ का चित्र अंकन है। पोटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग करते थे। आज देखते हैं अभिलेख जिससे सरमपुरी वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलता है। तो उनमें से एक अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति। कौन सा अभिलेख? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है? चक्रवर्ती गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के, जिनकी विजय गाथा को उनके दरबारी कवि हरिसेन ने 24 पंक्ति संस्कृत के चंपू शैली में वर्णन किया है। वास्तव में यह जो प्रशस्ति है कौसंबी में खुदा हुआ था, और मूलतः ये सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे, स्तंभ लेख थे, उसमें समुद्रगुप्त ने अपना विजय गाथा को हरिसेन के माध्यम से अंकित करवाया। और वो 24 पंक्ति में लिखा गया है। संस्कृत की चंपू शैली में 24 पंक्ति में लिखा गया है। और इसके 19वें पंक्ति जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? 19वें पंक्ति में समुद्रगुप्त के जो 19वें पंक्ति है उसमें दक्षिणापथ का विजय अभियान के बारे में वर्णन है। जिस समय समुद्रगुप्त दक्षिणापथ के अभियान पर थे तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के 2 शासक, एक दक्षिण कौशल के महेंद्र को और महाकांतर क्षेत्र का अर्थात बंडकारण बस्तर क्षेत्र के जो शासक है व्याघ्रराज को पराजित किया। तो व्याघ्रराज का समीकरण तो नल वंश के शासक से था। अब इधर दक्षिण कौशल के जो शासक के संदर्भ है जो है महेंद्र, उसका संबंध किससे था? सरमपुरी वंश। तो सरमपुरी वंश के शासक को इन्होंने पराजित किया। इसका वर्णन कहां है? 19वें पंक्ति में। दूसरा अभिलेख है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख, और ये अभिलेख में लिखा है 510 ईस्वी का। और ये किसके अभिलेख है? मूलतः जो गुप्त सम्राट, परिवर्ती गुप्त सम्राट भानुगुप्त का है। भानुगुप्त का उल्लेख है। उनका उस समय शासक जो है छत्तीसगढ़ के जो शासक है दक्षिण कौशल के, खास के सरमपुरी वंश जो है इनके गुप्त सम्राट के अधीन ही थे, वाकाटक नरेशों के अधीन थे, सामंत थे। तो सरमराज के समकालीन माना जाता है भानुगुप्त को। और इसका जो एक सेनापति है जिसका नाम है गोपराज, गोपराज के बारे में जानकारी मिलता है। गोपराज जो है सरभराज के जो है रिश्तेदार था, और ये युद्ध में मारे जाते हैं। किस कारण से मारे जाते हैं? जो हूण आक्रमण होता है, उस समय हूणों का आक्रमण प्रारंभ हो गया था। तो हूण आक्रमण के कारण से गोपराज इसके सेनापति की मृत्यु हो जाता है। तो इनकी जो पत्नी है वो क्या हो जाती है?
सती हो जाती है। तो इस प्रकार से भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सर्वप्रथम सती प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। चूंकि हमको यहाँ पर सोचना है सरभराज के समकालीन भानुगुप्त है तो उसका उल्लेख है, इसलिए इस एरन अभिलेख से सरमपुरी वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलता है। तीसरा अभिलेख है महासमुंद अभिलेख, महासमुंद अभिलेख, और चौथा है कौआताल अभिलेख। कौन सा अभिलेख? कौआताल। ये दोनों अभिलेख जो है सुदेवराज के माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? सुदेवराज का। और सुदेवराज क्या है? सरमपुरी वंश के शासक है। इसके अलावा मल्हार अभिलेख से भी हमको किसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है? सरमपुरी वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद आगे देखते हैं इस वंश के शासकों का ताम्रपत्र कौन कौन से हैं। तो पहला ताम्रपत्र है पीपरडुला ताम्रपत्र। कौन सा? पीपरडुला ताम्रपत्र। कहां से प्राप्त हुआ है? सारंगगढ़ से। किसके है? नरेंद्र का। तो सरमपुरी वंश के शासक का एक ताम्रपत्र कहां से प्राप्त हुआ है? पीपरडुला सारंगगढ़ से प्राप्त हुआ है। इनकी दूसरा ताम्रपत्र कुरुद क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, कुरुद धमतरी, जिसे कुरुद ताम्रपत्र के नाम से जानता है, और ये भी नरेंद्र के हैं। तीसरा जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है रवान से। रवान बलौदा बाजार जिला के अंतर्गत है। कहां से? बलौदा बाजार क्षेत्र से इनके ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। किसके ताम्रपत्र हुआ है? नरेंद्र के। इसके बाद दो ताम्रपत्र सुदेवराज के हैं। किसके हैं? एक सिरपुर ताम्रपत्र, सिरपुर ताम्रपत्र, और दूसरा है सरभपुरी ताम्रपत्र। ये दोनों ताम्रपत्र किसके हैं? सुदेवराज के हैं। इसके अलावा ठाकुर दिया ताम्रपत्र, ठाकुर दिया ताम्रपत्र ये प्रवर राज का है। किसका है? प्रवर राज प्रथम का है माना जाता है। इसी प्रकार से मल्हार ताम्रपत्र, मल्हार ताम्रपत्र ये भी किसका माना जाता है? प्रवर राज प्रथम का। प्रवर राज के साथ साथ मल्हार से व्याघ्र राज के भी ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। किसका प्राप्त हुआ है? व्याघ्र राज का। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण शासक है जिनका अलग अलग स्थान से ताम्रपत्र प्राप्त हुए, जिससे इस वंश की इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलता है। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, पीपरडुला ताम्रपत्र जो है सारंगगढ़ से प्राप्त हुआ है, वो नरेंद्र का है, और कुरुद ताम्रपत्र धमतरी वो भी नरेंद्र का है, रवान ताम्रपत्र बलौदा बाजार वो भी नरेंद्र का है, सिरपुर और सरमपुरी ताम्रपत्र जो है सुदेवराज का है, ठाकुरदिया सारंगगढ़ ये कहां से है? ठाकुरदिया ताम्रपत्र का किस स्थान से है? ये सारंगगढ़ जिला के अंतर्गत है। और यहां से किसके ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है? प्रवर राज प्रथम का। मल्हार ताम्रपत्र भी किसका है? प्रवर राज प्रथम का। और मल्हार से व्याघ्र राज के भी ताम्रपत्र प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ये इतिहास जानने के स्रोत हुआ। आइए अब जानते हैं इस वंश में कौन कौन से शासक हुए महत्वपूर्ण, और उनकी शासन का प्रणाली किस प्रकार रहा। तो एक बार हमको फ्लो चार्ट को देखते हैं, जिसके अंतर्गत हमको पता चलेगा इस वंश के संस्थापक माना जाता है सरमराज, और सरमराज के दो पुत्र थे, महेंद्र और नरेंद्र राज। नरेंद्र राज के बाद प्रसन्न मात्र जो है अगला शासक हुआ, और प्रसन्न मात्र के बाद जयराज, मान मात्र, दुर्गराज की शासन संचालित हुआ। दुर्गराज या मान मात्र जयराज के तीन पुत्र थे, महासुदेवराज, प्रवर राज प्रथम और व्याघ्र राज। व्याघ्र राज को ही प्रवर राज द्वितीय माना जाता है, और व्याघ्र राज के बाद इस वंश की समाप्ति हो जाती है। तो आइए देखते हैं इस वंश से जुड़ी अन्य शासकों के बारे में जानकारी, जहां से इस वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। शुरुआत होती है प्रशासन का, शासन का शुरुआत होता है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।